गुड मॉर्निंग एवरीवन। नैन अकेडमी के आईएएस प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। आज जो टॉपिक है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लिया गया है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को अगर हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि मुख से चालू होता है, फिर इसके बाद में ग्रास नली, फिर आमाशय पे छोटी आंत पे बड़ी आंत, कुल मिला के 5 बड़े सेगमेंट हैं, जैसे माउथ हो गया, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र में होता क्या है, पाचन तंत्र तो है ही, साथ साथ इनमें पाचक ग्रंथियां भी हैं। तो पाचन तंत्र एवं पाचक ग्रंथियां आ जाएंगी, है ना। तो पाचन तंत्र में आपको मैंने बताया कि सबसे पहला जो अंग है वो मुख है ना, माउथ है। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रास नली मतलब ईसोफेगस हो जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो स्टमक है, आमाशय है। चौथवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है। ठीक है ना। तो हम लोग मुख से एक एक करके स्टडी करेंगे। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुख में जो ग्रंथियां हैं वो लाल ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है। और इसके बाद ग्रास नली में श्लेष्म ग्रंथियां हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां हैं, छोटी आंत में ब्रोडस ग्रंथियां हैं। तो अगर हम देखें तो हमें ये देखना है कि मुख से लेके एनस तक लगभग 33 फुट का पाचन तंत्र है। उसी पाचन तंत्र को हम लोग आज समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फिगर बनाया गया है, आप दिख रहा होगा, मुख, इसके बाद ग्रास नली है, इसके बाद में आमाशय है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने ये देखा कि जो मुख है उसमें, उससे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मुख में क्या है कि मुख में अगर देखा जाए कि सबसे पहले माउथ में टीथ मिलेंगे आपको, है ना। माउथ में सबसे पहले क्या मिलते हैं, तो आपने कहा सर दांत मिलते हैं, यानी कि टीथ मिलते हैं, ठीक है। और दांत के बाद में अगर बात किया जाए तो सेकंड नंबर पे जो है आपका वो आपका टंग है, यानी कि जीभ है। और इसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो लार ग्रंथियां, यानी कि सलाइवा ग्लैंड्स है, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं यहाँ पे पहले आपका दांत है, टीथ है, और टीथ के बाद में अगर देखेंगे तो जीभ है, टंग है, और इसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स है। तो पहले हम लोग माउथ पे ही स्टडी करेंगे, माउथ में क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आपने कहा सबसे पहले हम देखते हैं तो टीथ है माउथ में, ठीक है। टीथ मिलेंगे आपको माउथ में। तो टीथ में आपने देखा क्वेश्चन आता है कि दांत को कितने रूप में देखा जाता है। तो आपने कहा सर दांत को 2 रूपों में देखा जाता है। एक देखा जाए तो वैसे दांत 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो दांतों के 3 रूप में देखा जाता है। तो कुछ 3 रूपों में देखा जाता है। पहला आपका जो है वो गर्ददंती है, ठीक है, गर्ददंती है। दूसरा अगर देखा जाए तो द्विदंती है। और अगर तीसरा हम देखते हैं तो विषमदंती है, विषमदंती, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दांतों को 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला गर्ददंती है, दूसरा द्विदंती है, तीसरा विषमदंती है। तो अगर हम गर्ददंती की बात करें तो गर्ददंती का मतलब क्या है कि गहरे धंसे होते हैं, गहरे धंसे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दांतों में जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। जैसे आप जब डॉक्टरी पढ़ते हैं और आपने एमबीबीएस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एमबीबीएस करने में 5 साल का समय लगता है। वहीं पे आपने बीडीएस का भी नाम सुना होगा, सेकंड रैंक है। तो इसमें मतलब दांत को पढ़ने ही में ही 4 साल का समय लग जाता है, ठीक है। तो मतलब इसको इससे ऊपर वाला ही पार्ट नहीं, आप ये समझिए कि दांतों में क्या है, जड़ें हैं, गहरे धंसे होते हैं, रूट्स हैं दांतों में। तो एक गर्ददंती हो गई। द्विदंती का मतलब यह है कि जिंदगी में 2 बार होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्या हो गया, आपने कहा कि दूध के दांत होते हैं, जिसे हम लोग मिल्की टीथ कहते हैं। जो दूध के दांत हैं वो 6 से 8 वर्ष में टूट जाते हैं, ठीक है। 6 से 8 वर्ष में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उनके स्थान पे क्या आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। तो दूसरे जो है आपका स्थायी दांत हो गए, है ना। स्थायी दांत अगर देखा जाए तो वो 60 वर्ष के बाद टूटना आरंभ होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि दांतों के 2 स्वरूप देखे। एक स्वरूप क्या देखा आपने कि गर्ददंती है, मतलब गहरे धंसे होते हैं। दूसरा देखा कि आपने जो है ना द्विदंती है, एक तो दूध के दांत और दूसरा क्या, स्थायी दांत, ठीक है ना। अब तीसरे बात की अगर हम बात करेंगे तो आपने कहा सर विषमदंती है ना। तो तीसरे की बात क्या है, तो आपने कहा सर विषमदंती है, हेट्रोडोंट है। तो विषमदंती का मतलब यह है कि 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको कैविटी बना के अगर दिखाएं
तो आपने कहा एक जबड़े में अगर देखा जाए तो आगे के जो 4 दांत हैं उसके दोनों ओर एक एक दांत नुकीला है, उसके दोनों ओर 2-2 दांत हैं, उसके दोनों ओर 3-3 दांत हैं। मतलब इस प्रकार से एक कैविटी तैयार हुई। तो ये जो 4 आगे के दांत हैं इन्हें कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? इंसाइजर या कृंतक कह लीजिए। तो 4 एक जबड़े में है, 4 दूसरे जबड़े में है। दूसरी बात, इनके दोनों ओर एक नुकीला दांत है, इसे कहते हैं रदनक, है ना, कैनाइन कहते हैं इंग्लिश में, नुकीला दांत है। और इसके बाद में ये 2 दांत जो हैं इसे कहते हैं अग्र चबाणक। क्या कहेंगे? अग्र चबाणक, है ना, प्रीमोलर कह सकते हो आप। और ये जो 3 दांत है वो क्या है? आपका चबाणक है। तो आपने ये देखा कि दांत कृंतक कितना है? 4 है। रदनक जो कृंतकों के दोनों ओर हैं एक एक दांत वो रदनक है। तो 4 क्या हो गए? इंसाइजर हो गए। 2 क्या हो गए? कैनाइन हो गए। और मोलर कितना हो गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और ये आपका 3 + 3 प्रीमोलर हो गया, है ना। तो ये 6 हो गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 16 दांत हो जाते हैं। और 16 दांत एक जबड़े में, 16 दांत दूसरे जबड़े में। अब देखो इसमें ये देखना कि कृंतक का काम क्या है। तो अब भोजन जो हम लोग करते हैं तो भोजन को काटना कृंतक का काम है, बाइटिंग कहते हैं उसमें। तो भोजन को जो काटता है वो कौन सा दांत है? तो आपका कृंतक है। ठीक है। भोजन को फाड़ता है, थ्रोनिंग कहा जाएगा। तो थ्रोनिंग काम किसका है? रदनक का है। और इसके बाद में जो अग्र चबाणक है प्रीमोलर है, और जो मोलर है वो भोजन को क्या करेगा? पीसने का काम करेगा। तो कृंतक भोजन को काटते हैं, रदनक भोजन को फाड़ते हैं, अग्र चबाणक और चबाणक भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये अब ये बात आती है कि ये तो एक जबड़े की बात है और ऊपर दूसरा भी जबड़ा है। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि जो बच्चे हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये 3 दांत इधर वाले चबाणक और 3 दांत इधर वाले नहीं होते। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 10 नीचे वाले जबड़े में होते सर और 10 ऊपर वाले में। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 20 है ना। और आपने कहा कि जो है अगर देखा जाए तो वयस्क हो जाएगा। इनमें 25 ईयर के पहले तक लास्ट वाला दांत नहीं होता है, बिल्कुल ये लास्ट छोर का, ये लास्ट छोर का, ये ऊपर वाला भी कुल मिला के कहा जाए तो 28 दांत होते हैं। और ये लास्ट वाले जो दांत होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? विजडम टीथ, बुद्धिमानी वाला दांत। वो लगभग 25 वर्ष में आता है, कभी कभी तो किसी का जिंदगी भर नहीं आता है। तो वो जो होता है वो विजडम टीथ है। तो वो चारों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 28 + 4 हो जाएगा। और इसके बाद में 32 हो जाएगा। ठीक है। देखिए दांत तो में ये हमने देखा कि बच्चों में दांतों की संख्या होती है 20, और इसके बाद में युवाओं में दांतों की संख्या होती है 28, और अगर देखा जाए तो वयस्क में दांतों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कितना? तो 32। अब ये आता है कि दांत में सबसे चमकीला भाग क्या है? दांत का जो है सबसे चमकीला भाग क्या है? तो आपने कहा दांत का जो सबसे चमकीला भाग है वो है डेंटाइन। चमकीला भाग क्या है? तो आपने कहा डेंटाइन, ठीक है ना। और हमने कहा दांत का सबसे कठोर भाग क्या है? ये हो गया चमकीला, जो कि लगभग सीमेंट कह सकते हो आप लोग। और हमने कहा सबसे कठोर भाग क्या है दांत का? तो आपने कहा दांत का सबसे जो कठोर भाग है वो है एनामल। एनामल जो है दांत का सबसे कठोर भाग। अब आपने कहा सर एनामल है कहाँ? तो इनका दांत के ऊपर जो एक ट्रांसप्लांट परत चढ़ी होती है वो एनामल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एकदम ठंडा लेते हैं, एकदम गर्म लेते हैं, तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है। तो जब सेंसिटिविटी आ जाती है तो फिर हमें सेंसोडाइन पेस्ट करना पड़ता है। तो अब बहुत ठंडे से बहुत गर्म से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना सबसे कठोर पदार्थ है। और ना कि ये दांतों का कठोर है बल्कि पूरी बॉडी का भी सबसे कठोर भाग है। तो दांतों में यही क्वेश्चन आता है कि सबसे कठोर क्या है? तो एनामल है। सबसे चमकीला क्या है? डेंटाइन है। और जो है ना कृंतक क्या है? रत्नक क्या है? अग्र चबाणक क्या है? चबाणक क्या है? तो दांतों से अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दांतों के बाद में अगर देखा जाए तो क्या है? तो आपने कहा दांतों के बाद में सर जीभ है। सेकंड नंबर पर टंग आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम जीभ को लें तो जीभ में क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि जीभ का कार्य क्या है? तो आपने कहा जीभ का कार्य क्या है? मुख्य कार्य तो सलाइवा को मिक्स करना है, लार को भोजन में मिलाना है। अब इसके बाद में जो अदर वर्क हैं वो टॉकिंग और टेस्टिंग भी, मतलब बात करना है और स्वाद लेना भी। तो जीभ के अग्र भाग से जो है अगर देखा जाए तो मीठा स्वाद का अनुभव किया जाता है।
और जो पश्च भाग से जो है वो कड़वा स्वाद का अनुभव किया जाता है, ठीक है, और साइड भाग से खट्टा स्वाद का अनुभव किया जाता है, तो लगभग मध्य से नमकीन स्वाद का अनुभव किया जाता है। ये आपका नमकीन हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये आता है बहुत ज़्यादा कि टेस्टिंग की बात किया जाए कि अग्र भाग से किसका, तो आपने कहा मीठा, पश्च भाग से कड़वा, पार्श्व भाग से खट्टा, और इसके बाद में लगभग मध्य से नमकीन स्वाद का। क्वेश्चन ये आता है कि हमें भोजन गर्म स्वादिष्ट लगता है कि ठंडा, तो वैसे तो किसी को गर्म लगता है, किसी को ठंडा, लेकिन गर्म भोजन क्या हो जाएगा, या गर्म सूप जीभ के ज़्यादा भाग पर फैल जाएगा और ज़्यादा स्वाद का एहसास होगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है कि गर्म भोजन हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठंडा स्वादिष्ट नहीं लगता है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं हमें सर आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम का आकार इस प्रकार से होता है कि वो जीभ के जो ज़्यादा आयतन है उसको लेती है, इसलिए हमें आइसक्रीम ठंडी लगती है। बहरहाल इतना आप समझ सकते हैं। तो एक आपका क्या हो गया जीभ, तो जीभ का काम क्या है, सलाइवा को मिक्स करना, साथ ही वो जीभ क्या करती है कि बात करने में मदद करती है, टॉकिंग में और टेस्टिंग में मदद करती है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, टीथ देखा, टीथ के बाद में क्या देखा, टंग देखा मुंह में, और उसके बाद टंग के बाद में अगर देखा जाए तो फिर लार ग्रंथियां है ना, इस कहते हैं इंग्लिश में सलाइवा ग्लैंड्स है ना। तो लार जो ग्रंथियां हैं वो अगर बात किया जाए तो पहली बात तो ये 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एक होती है सबमैंडिबल, एक होती है सबलिंगुअल और एक होती है पैरोटिड। तो सबमैंड जो आपका लिंगुअल है वो जीभ के नीचे 2 छिद्र होते हैं जिनसे सलाइवा निकलता है, और सबमैंडिबल निचले वाले जबड़े में होती हैं, या मैंडिबल है जो हड्डी वहाँ पर होती है, सबलिंगुअल पैरोटिड के पास में होती है। तो इनसे भी लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी, इनसे 24 घंटे में अगर देखा जाए कितना, 24 घंटे में आपने कहा कि लगभग 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है, लार निकलती है। और भोजन अगर स्वादिष्ट है तो हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए लार। तो जो सलाइवा निकलता है उसमें जल तो है, होता ही है, जल के अतिरिक्त 2 एंजाइम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है टायलिन और एक होता है माल्टेज, ठीक है ना। तो एक हो गया टायलिन और एक क्या हो गया माल्टेज। तो टायलिन क्या करता है, भोजन में मंड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मंड क्या है, तो आपने कहा कि सर पॉलीसैकेराइड है। तो ये मंड को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, तो मॉडिफाई कर देगा किसमें, तो आपने कहा सर माल्टोज में बदल देगा। तो मंड को माल्टोज में बदलने का काम कौन करेगा, मतलब 1000 का नोट है उसको 2 रुपए के नोट में बदल दिया टायलिन ने। माल्टेज ने क्या किया, इसी माल्टोज को 2 रुपए के नोट को, इस माल्टोज को किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। तो जब ग्लूकोज में बदल दिया तो भोजन की कुछ मात्रा का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हो कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो ग्लूकोज का सही रूप से भोजन तो मॉडिफाई होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में, लेकिन कुछ मात्रा मुख से चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो मुख में क्या हो गया, तो जो हम लोगों ने टीथ पढ़ा, तो टीथ का काम क्या है, भोजन को कोई फाड़ेगा, कोई काटेगा, कोई है ना चबाएगा भोजन। इसके बाद में जीभ ने क्या किया कि लार को सलाइवा को मिक्सअप करने का काम किया, साथ में भोजन का स्वाद भी लिया, साथ में अगर देखा जाए तो है ना बात करने में भी सहयोग किया। इसके बाद फिर जो लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी जीभ के नीचे, दूसरी जोड़ी निचले जबड़े में, तीसरी जोड़ी में से एक छिद्र दोनों अंतःकारों के नीचे होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीभ, अब उसमें लार में जल तो है ही 95% लगभग, उसके अंदर टायलिन है, ये क्या है, तो आपके पास एंजाइम्स है ना, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनसे या तो एंजाइम्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता। तो जो ग्रंथियां होती हैं वो वैसे तो 3 प्रकार की हैं, एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन्स निकलता है, बाह्यस्रावी में बेसिल्स है, पाइपलाइन है, उनसे एंजाइम्स निकलता है। और एंजाइम्स जो होता है वो टायलिन है, और तो टायलिन क्या करेगा, मंड को, है ना, जैसे हमने कहा था मंड किसमें, तो आपने कहा अनाज में है, तो अनाज को मंड को कन्वर्ट करके क्या बना दिया आपने, माल्टोज के रूप में बना दिया, है ना। और माल्टोज, हमने कहा माल्टोज किसमें होता है, पहले वीडियो में हमने आपको डाला था, तो आपने कहा अंकुरित अनाज में माल्टोज होता है। तो फिर माल्टोज ही पूरी तरह से ग्लूकोज में नहीं बदल पाया, तो यही माल्टेज ने माल्टोज को किसमें बदला, मतलब 2 रुपए का नोट समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका अगर देखा जाए इसको आपने क्या कहा था, तो आपने कहा ये पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, है ना, क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। और मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा डाइसैकेराइड है, ठीक है। और मैंने कहा ये क्या हो गया, तो आपने कहा मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। जब तक मोनो नहीं होगा तब तक ग्लूकोज के रूप में ब्लड से नहीं मिलेगा। तो आपने इसमें क्वेश्चन आता है कि टायलिन क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, क्या है, तो एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स कौन निकलता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या करता है, भोजन को पचाने में
मदद करता है। तो मुख्य कवालक सिस्टम आपने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो मुख्य में पहले टीथ है, फिर टंग है, इसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है ना। अब मुख्य के बाद में अगर हम बात करेंगे तो ग्रास नली आ गया, ग्रास नली यानी कि ईओसोफेगस नली, ठीक है ना। पहली बात तो ग्रास नली मुख के पिछले वाले भाग से चालू होकर आमाशय तक पहुंचती है, ध्यान रखना। तो ग्रास नली दिख रही है ना। तो ग्रास नली की कुल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ग्रास नली में जो ग्रंथियां होती हैं वो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां। और श्लेष्म ग्रंथियों में अगर देखा जाए तो श्लेष्म रस निकलता है, इंग्लिश में कहते हैं म्यूकोसा ग्लैंड और म्यूकोसा जूस। तो श्लेष्म रस करता क्या है कि भोजन को नम और चिकना बनाता है और आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब आप समझिए कि भोजन हम करते हैं तो आप ये मत सोच लेना कि हम लोग बैठ के करते हैं तो पेट में जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जब भोजन चबा दिया, सब कुछ कर लिया, तो जैसे ही ग्रास नली ने पकड़ी कैविटी ने तो सीधा वो कहाँ पे छोड़ेगा? आपका स्टमक पर छोड़ेगा, ध्यान रखना। तो आप चाहे वो बैठ के भोजन करो, और चाहे वो आप क्या करो, ठीक है ना। तो जब भी आपका भोजन पीछे वाली कैविटी में जाएगा तो वो स्टमक तक पहुंचेगा। तो चाहे आप बैठ के करिए, मतलब ग्रेविटेशन से भोजन अंदर नहीं जाएगा, चाहे बैठ के करिए आप, चाहे लेट के करिए, चाहे उल्टे लटक जाइए, जब भोजन जब करेंगे आप तो भोजन कहाँ जाएगा? स्टमक तक जाएगा, ध्यान रखना। तो इसमें जो श्लेष्म रस है वो चिकना बनाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इसी ग्रास नली में से ग्रास नली से एक श्वास नली जुड़ी होती है ना। क्या जुड़ी होती है? रेस्पिरेटरी कैनाल। तो श्वास नली जो जुड़ी है ग्रास नली से, ठीक है ना। और ये श्वास नली जो है इसके मुख पर एक ढक्कनुमा संरचना होती है। जैसे श्वास नली है तो इसके मुख पर एक ढक्कनुमा संरचना है। अब इस मुख पर ढक्कनुमा संरचना है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, जब भोजन करेंगे तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ढक्कन बंद हो गया। और जब हम श्वसन करते हैं तो एपिग्लॉटिस खुल गया, सांस यहाँ से जाएगी, लंग्स वहाँ पे फेफड़ों में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हम भोजन करते हैं और एक हम क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो जब हम भोजन करेंगे तो बात अलग है और श्वसन करेंगे तो बात अलग है, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो जब श्वसन करते हैं तो क्या होता है? एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, ढक्कन खुल जाएगा, सांस कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी, वायु फेफड़ों में जाएगी। जब भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिस ढक्कन बंद हो जाएगा, भोजन कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा। पानी पिएंगे तो ढक्कन बंद हो जाएगा, पेट में जाएगा वो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टीवी देखते हैं, भोजन करते हैं, मोबाइल देखते हैं, आजकल तो फैशन बन गया मोबाइल देख के भोजन करना। तो जब करते हैं तो या हम लोग को पानी गिलास से पीना चाहिए, या फिर गिलास से पीना चाहिए, लोटा से पीना चाहिए, या ऐसे पीना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे उठा के पीते हैं, मतलब गले की हड्डी जो है ना वो हाइट खराब हो जाएगी। ऐसे बार बार उठाओगे तो वैसे ही खोपड़ी का वजन बहुत है, हड्डी उठाओगे तो और खराब हो जाएगी। तो पानी गिलास से पीना चाहिए। भोजन कैसे करना चाहिए? जब भोजन करते हैं तो हम लोग कंसंट्रेट हो गए टीवी पे या मोबाइल पे, तो ध्यान ना दे पाए तो एपिग्लॉटिस ठीक से बंद नहीं हो पाता है। तो भोजन के कुछ कण श्वास नली में चले जाएंगे। जब श्वास नली में चले जाएंगे तो श्वास नली का सिस्टम कहाँ से है? जहाँ से भोजन जाएगा वहीं से भोजन वापस आएगा। तो हमें जोर से खांसी आने लगती है। वो खांसी तब तक आती रहती है जब तक कि पुनः भोजन ग्रास नली में वापस ना आ जाए। तो यहाँ पे एक लिंक ध्यान रखना। तो आपने कहा कि ट्रैकिया होता है, लैरिक्स होता है, जहाँ से स्वर निकलता है वो लैरिक्स है, ट्रैकिया है। तो जो हमारा श्वास नली का जो है ना उस पर, तो आपने ग्रास नली में एक बात देख कि पहली बात क्वेश्चन बनता है कि इसमें क्या है? तो आपने कहा ग्रास नली में श्लेष्म ग्रंथियां हैं जो कि श्लेष्म रस का स्राव करती हैं, भोजन को नम और चिकना बना के आमाशय तक भेजने में मदद करती हैं। दूसरी बात, ग्रास नली से क्या जुड़ी है? तो आपने कहा श्वास नली जुड़ी है। श्वास नली के मुख पर जो ढक्कन होता है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाएगा, पानी पिएंगे तो ढक्कन बंद हो जाएगा, और जब हम लोग क्या करेंगे? श्वसन करेंगे तो वो ढक्कन खुल जाएगा। सिंपली बात ये है, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो जाएगा कि मैंने आपको बताया कि अगर कभी कभी कुछ भोजन के कण अगर श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें जोरों से खांसी आने लगती है। वो जब तक आती रहती है जब तक कि वो कण पुनः ग्रास नली में वापस ना आए। तो इस प्रकार से आपने जो दूसरा सिस्टम था ग्रास नली वाला, इसको हम लोगों ने स्टडी किया, जो हमारा रेस्पिरेटरी
कैनाल वाला सिस्टम है, ठीक है ना। इसके बाद में अब जब भोजन गया श्वास नली से होके सॉरी ग्रास नली से होकर ईओसोफेगस से होकर भोजन कहाँ गया, तो आपने कहा सर आमाशय में भोजन पहुंच गया, ठीक है ना, स्टमक में भोजन पहुंच गया। तो क्वेश्चन आता है कि आमाशय की लंबाई कितनी होती है। बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा आमाशय है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपने कहा सर आमाशय की लंबाई लगभग अगर देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट की होती है, ठीक है ना। क्या होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। और आपने कहा सर चौड़ाई कितनी होती है, तो आप जितना भोजन करोगे उतनी चौड़ाई, तो चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार। और लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। अब आमाशय ये देखा जाए आपका आमाशय को, ठीक है ना, ये आपका आमाशय वाला पार्ट है स्टमक, ठीक है। और इसके बाद आपने कहा सर आमाशय में क्या है, तो जब भोजन पहुंच गया तो सबसे पहले तो आमाशय में क्या हुआ कि जठर रस आया। जठर रस, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब जठर रस में क्या है, तो आपने कहा सर जठर रस में पहली बात तो अम्ल आया, HCl आया। क्यों आया, क्योंकि आपने जो भोजन किया वो कायदे से तो मुख से दांतों से चबाना चाहिए, कोई काटेगा कोई फाड़ेगा कोई चबाएगा। लेकिन आज के भागम भाग की जिंदगी है, तो रोज दो आदमी 24 घंटा 2 टाइम की रोटी के लिए कमाता है, लेकिन 2 टाइम की रोटी ठीक से नहीं खाता है। एक रोटी के 2 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए और इसके बाद में अंदर ले लिए। तो जब अंदर ले लिए तो आपने कहा समोसा खाने, बाद में कहा पकौड़ा खाने। अब आपने थोड़ी देखा कि समोसा के अंदर मच्छर की मक्खी है, आप तो खा लिए ना, तो अंदर पहुंचेगा जो भी कुछ पहुंचा तो सीधा क्या आया, HCl आया। HCl ने अम्ल है तो बैक्टीरिया भरा जाता है, और अम्ल ने क्या किया, उस भोजन को पूरी तरह से गला दिया। और आमाशय की जो दीवारें हैं, इन दीवारों ने भोजन को पेशीय संकुचन के द्वारा, किसके द्वारा, संकुचन क्रमांकुचन कह लीजिए आप, तो संकुचन के द्वारा भोजन को भली प्रकार से पीस दिया, भोजन को फिट गया पूरा। और जो पीस दिया भोजन, तो भोजन लुगदी के समान हो गया। लुगदी समझते होंगे आप लोग, तो जब लुगदी के समान भोजन बन जाएगा तो इसे कहते हैं कायम। क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें जो है ऐसी स्टमक में 2 चीजें, HCl के अलावा भी 2 चीजें हैं, क्या है, तो आपने कहा सर पेप्सिन है। अब जो पेप्सिन है और रेनिन है, तो आपने कहा सर पेप्सिन और रेनिन क्या है, तो मैंने कहा वही एंजाइम है। पेप्सिन भी एंजाइम है और रेनिन भी एंजाइम है। तो पेप्सिन ने क्या किया, जो भोजन था उसमें जो प्रोटीन थी, है ना, प्रोटीन सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, तो पेप्सिन जो था वो एंजाइम, तो पेप्सिन ने क्या किया कि प्रोटीन को तोड़ दिया। ये प्रोटीन जो है ना टूट गई, तो किस में टूटी, पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। और इसके बाद में जो रेनिन है, दूध में घुली हुई प्रोटीन रेनिन कहलाती है। तो रेनिन ने क्या, एक पेप्सिन है एक रेनिन है, तो जो रेनिन है उसने क्या किया कि इसी पॉलीपेप्टाइड को किस में बदल दिया, अमीनो अम्ल में बदल दिया, या साधारण प्रोटीन में बदल दिया, अमीनो अम्ल। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रोटीन का विघटन हो जाएगा। अब जब प्रोटीन का विघटन होगा तो ध्यान रखना जो गैस बनती है वो अमोनिया, क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। और अमोनिया गैस कैसी होती है, हानिकारक होती है। इसकी स्मेल वैसी होती है जैसे यूरिनल में होती है, मतलब जो गंदे टॉयलेट्स होते हैं इसमें यूरिन भरा है तो अमोनिया की स्मेल है। तो इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पेट में कोई छेद तो है नहीं, तो बाहर निकालने का काम कौन करेगा, लीवर, यकृत जो आपको दिखाई दे रहा है, यकृत क्या करेगा कि अमोनिया को यूरिया के रूप में कन्वर्ट करेगा तथा यूरिक अम्ल के रूप में शरीर से बाहर करने का कार्य करेगा। तो लीवर का काम क्या है कि जो जब प्रोटीन का विघटन होता है तो अमोनिया बनती है, उस अमोनिया को यूरिया तथा यूरिक अम्ल के रूप में यूरिन द्वारा, मूत्र द्वारा शरीर से बाहर करने का काम कौन करेगा, तो आपने कहा वो कौन करेगा, तो ये यकृत करेगा यानी कि लीवर करेगा। अब बात ये आती है कि आमाशय जो हमारा है उसमें भोजन कितने समय तक रहता है, तो कम से कम 4 घंटे रहता है, ध्यान रखना मिनिमम टाइम। इसके अलावा जैसा भोजन करोगे, जैसे वेज है नॉन वेज है या पराठा खा लिया आपने, तो सिंपल बात है कि ज़्यादा समय तक तोड़ने में लग जाएगा, अम्ल को ज़्यादा आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अम्ल ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा समय तक लगेगा। लेकिन आप 4-5 घंटे समझिए, जब तक भोजन पूरी तरह से फिट ना जाए,
लुगदी के समान ना हो जाए, तब तक भोजन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे बहुत ही पतली नदी है, ये इसका स्पेस तो बहुत बड़ा है, आगे बहुत ही पतली नदी है। तो जब तक एक कायम के रूप में कन्वर्ट नहीं हो गया, ये कायम नहीं बन गया, तब तक नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब एक कायम के रूप में कन्वर्ट हो गया तभी आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखो एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ मैं आपको, कभी कभी हम लोग भोजन करते हैं और वो भोजन जो होता है, फूड होता है, उस इन्फेक्टेड है मान लीजिए, तो वो पॉइजन का रूप कर है ना। तो आपने कहा कोई इन्फेक्टेड चीज़ खा लिया तो हमें क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया। अब भोजन पेट में पहुंच गया, जहर बन गया, कैसे निकाला जाए उसको बाहर, तो निकालने की बड़ी समस्या है, जहर बन गया। निकलने की दो ही रास्ते हैं, या तो वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी आ जाए, तो भोजन निकल जाएगा। तो आपने कहा ना सर उल्टी भी नहीं आना है और जहर बन गया। तो आप जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पहले मुख में जाएगा, फिर ग्रास नदी में जाएगा, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। लेकिन जब भी हम पानी पीते हैं, टेक फूड आपका जो वाटर कुछ भी लेंगे तो पहले माउथ में जाएगा, फिर यूसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर ब्लड में मिल जाएगा, है ना। तो अब जो पानी पीते हो ब्लड में मिलता है, पानी का रास्ता अलग है, किडनी से होती है अलग होगा, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के द्वारा पानी निकलेगा। तो भाई मुख से ही भोजन करते, मुख से ही पानी पीते, लेकिन पानी का रास्ता दूसरा, भोजन का रास्ता दूसरा। अब जब भोजन जहर बन गया पेट में, तब पानी ब्लड में नहीं मिलेगा। पानी ने कहा कि भाई अब मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तो पानी भी किसके रास्ते, भोजन के रास्ते जाने लगा। दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं कि लूज मोशन। लूज मोशन होगा तो भोजन के रास्ते से पानी जा रहा है, जब पानी ज़्यादा चला जाएगा, मतलब गंदगी को बाहर करने में पानी ज़्यादा जा रहा है, तो पानी ब्लड में पहुँचा नहीं, तो जब ब्लड में पानी नहीं पहुँचा तो डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप क्या करो, एक गिलास लो, उसमें पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डालो, है ना, नमक में NaCl है, और थोड़ा नींबू डालो, और नींबू के साथ में ORS का घोल बनाओ, और इसको आप पी लीजिए, तो आपकी वीकनेस कम हो जाएगी। तो आप ये समझिए, अगर भोजन इन्फेक्टेड हो गया तो या तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग के द्वारा बाहर आएगा, और या फिर आपने कहा कि किसके द्वारा आएगा, आपका किसके द्वारा आएगा, तो लूज मोशन के रूप में। अब आपने कम से कम स्टमक वाली चीज़ें हैं, तो स्टमक में जब हमने यहाँ पे समझा था, एक पेप्सिन है, दूसरा क्या है, तो आपने कहा रेनिन है, एक गैस्ट्रिन भी आता है जो वसा को पचाने का काम करता है। तो वैसे पेप्सिन रेनिन प्रोटीन को पचाएगा और गैस्ट्रिन वसा को भी पचा सकता है, ठीक है। फिर आप आगे स्टडी करेंगे। तो अब इसके बाद में जब आगे आती है, तो आमाशय के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत, ये हो गया छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो आगे का भाग है उसे कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं, ग्रहणी, डिओड्रम भी कह सकते हैं, है ना। अब ग्रहणी में मान लीजिए कि लीवर है, ये लीवर है और ये पैंक्रियाज है। तो लीवर और पैंक्रियाज से जो ग्रहणी है, इसमें क्या हुआ, कॉमन लाइन आई है, इससे भी लाइन आई है और इससे भी लाइन आई है, ठीक है ना, दोनों संयुक्त नालिका आता है। अब जो हमारा लीवर है, इस लीवर में क्या हो गया, आपने कहा लीवर में सर जो है नीचे वाले भाग में गॉल ब्लैडर है, यानी कि पित्ताशय है, इसमें है पित्ताशय, ठीक है ना, पथरी यही होती है ज़्यादातर, जो पित्ताशय है ना, गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब मैंने आपको RBC सेल्स बताई थी, तो RBC सेल्स जब मर जाएंगी, नष्ट होंगी, तो बनेगा क्या, यहाँ पर पित्तरस बनेगा, ठीक है, यानी कि बिलिरुबिन बनेगा, ये हो जाएगा बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन, और यही बिलिरुबिन जो है वो जाके बाइल जूस के रूप में जमा हो जाएगा, कहाँ पर, पित्ताशय में। तो अब जब यहाँ पे अब भोजन आया, कहाँ से आया, तो आपने कहा आमाशय से आया भोजन से, और जब आमाशय से भोजन आया, तो भोजन आने में क्या हुआ कि यहाँ पे अम्लीय था, अम्ल मिला था, आप जानते हो। तो इस अम्लीय भोजन को पित्तरस ने क्या कर दिया, क्षारी कर दिया। मतलब आपने समझिए कि जो अम्लीय भोजन आया था वो छोटी आंत में, जब इसके यकृत के नीचे पित्ताशय से क्या आया, पित्तरस आया, बाइल जूस आया, जब इसमें पित्तरस मिला तो ये क्या हो गया, सामान्य हो गया या क्षारीय हो गया, ठीक है ना, तो आप समझ गए। अब आपने कहा सर ये पित्तरस आया कहाँ से, तो मैंने कहा पित्तरस कैसे आया, जब RBC सेल्स हैं, जब ये नष्ट होती हैं तो क्या बनता है, तो आपने कहा सर बिलिरुबिन बनेगा या बिलिवाइडिन बनेगा। और बिलिरुबिन क्या आ जाएगा, तो हमारा यकृत है दाहिनी तरफ बॉडी में, उसके निचले भाग में क्या है, पित्ताशय है, यानी कि गॉल ब्लैडर है, उसमें जमा हो जाएगा। अब आपने कहा जो पित्तरस को जमा तो हो गया सर,
कभी कभी क्या होता है कि लीवर 1.5 किलो का लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है। आपने कहा सर लीवर ठीक नहीं है, जब लीवर ठीक नहीं है तो वो पित्तरस बन नहीं पाएगा, और जब पित्तरस बन नहीं पाएगा तो होगा क्या कि जो आपका जो बिलिरुबिन है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी, आंखें पीली, नेल पीले, यूरिन पीला, पूरी बॉडी भी कभी कभी पीली। कौन सी बीमारी हो जाएगी, पीलिया हो जाएगी। तो अगर पीलिया हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा उछल कूद करोगे तो अम्ल निकलेगा। अब अम्ल को कोई क्या है, क्षार बनाने वाला नहीं है। अगर आपके कहा नहीं बनने तो क्षार कोई बात नहीं, तो आंत कट जाएगी क्योंकि अम्ल है, एसिडिक है, और डॉक्टर क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट करेगा आपको जिससे कि वो क्षारीय आपको क्षारीय हो सके, और फिर आज लीवर खुद अपने आप में सही हो जाएगा। कुछ दिन बाद आप बेड रेस्ट करोगे तो आप इतना समझे कि लीवर के बहुत से वर्क हैं जो आप अगली वीडियो में हम आपको डालने वाले हैं। तो लीवर के वर्क में आपने ये 2 प्रकार समझे। एक तो जब प्रोटीन का विघटन होता है तो क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया को यूरिया यूरिक अम्ल में निकालने का काम किसका है, तो आपने कहा सर लीवर का है। दूसरी बात यह है कि जो है ना, जब बिलिरुबिन का विघटन होता है, सॉरी आरबीसी का विघटन होता है तो बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन पित्तरस के रूप में आ गया। मतलब आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन बनाता है, तो आपने कहा कि सर जो है पित्तरस यानी कि बिलिरुबिन बनाता है। इसके आगे जो है अगली वीडियो में आपको हम बताते हैं।